तो हमने फॉर्म्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था। इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स, सिलेक्ट एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स रह गए थे हमारे पास, और सिलेक्ट एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। यस सर, पढ़ लिया। हाँ, क्योंकि उससे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाती थी। अब हमें इनपुट और सिलेक्ट एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स है वो और पढ़ लेते हैं। जो सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट एलिमेंट के वो हमने पढ़ लिए हैं। ये शायद से मैंने नहीं भेजी है, कोई नहीं, इसे मैं भेज दूंगा। इसमें मैंने ये बना ली है, ये वाली जो है इसे मैंने मॉडिफाई कर लिया है। इसमें मैंने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस टाइप के साथ यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यस ठीक है, सर, यस सर। अब सपोर्टेड एट्रीब्यूट सिलेक्ट एलिमेंट के लिए कौन कौन से हैं? ऑटो फोकस, डिसेबल्ड, मल्टीपल, नेम, रिक्वायर्ड और साइज। तो अब हमारा जो सिलेक्ट एलिमेंट था वो किस तरह से क्रिएट हो रहा था जरा बताना। तुमने फॉर्म पढ़ लिया और सिलेक्ट एलिमेंट पढ़ लिया, तो बताना जरा। तो सिलेक्ट 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 लिख दिया, चलो। उसके अंदर से ऑप्शन लिखते थे। उसके अंदर ऑप्शन लिखते हैं। पंकज, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या? सब बैकग्राउंड में आवाज आ रही है मेरे साथ। अच्छा चलो, मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? की तरफ से आवाज आई, फिर मैंने सर्च इसलिए वो कर रहा था मैं। अच्छा चलो ठीक है। ऑप्शन बताओ प्राशुक, आगे। सर ऑप्शन में सर वैल्यू में दे देते थे सर, जैसे कि HTML, और फिर उसमें सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पर वो टेक्स्ट दे देते जो कि हमें ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले होगा, और ये वो वैल्यू होती थी जो कि हमारी डेटाबेस में स्टोर होगी। स्टोर होती है। यस सर। अगेन हम ऑप्शन का यूज करते हैं। दो ऑप्शन ले लेते हैं बस अभी। यस सर, सर जावा स्क्रिप्ट हो गई या CSS हो गई। हाँ, देखो तुम्हें ना अभी है ना इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। हाँ सर, आ तो रहा है, लेकिन हाँ सर वो चीज नहीं है सर, आ तो। हाँ, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब CSS स्टार्ट होगी ना तब यस तुम्हें सर, इंटरेस्ट आएगा। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोनों ऑप्शन आ गए। यस अब हम इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं ऑटो फोकस। देखो भाई, जिसने भी सिलेक्ट एलिमेंट में एट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ ही लगेंगे। ऑटो फोकस, यस सर। ऑटो फोकस दे दिया मैंने, सेव किया, यहाँ पर देखा ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड आ चुकी है। मैंने बताया था ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारे इनपुट को वेब पेज के रीलोड होते ही फोकस कर देता है। यस सर। फोकस किस स्टेट में होता है हमारा, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया तुमने, ये देख रहे हो ये आउटलाइन आने लग गई। जिस इनपुट बॉक्स के आउटसाइड में आउटलाइन आने लग जाती है वो समझ लो वो ऑटो फोकस है, या फिर वो फोकस हो चुका है। ठीक है, अब आता है यस हमारा सर। डिसेबल। डिसेबल क्या करता है, इस पूरी लिस्ट को डिसेबल कर देगा। मैं सेव किया, यहाँ पर ये लिस्ट डिसेबल हो चुकी है। इसके अलावा क्या आता है, मल्टीपल। मल्टीपल मैंने दे दिया, मल्टीपल, और सेव किया तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। मतलब अब हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें और दे देता हूँ, पास कर देता हूँ। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए, तो अब हम इसमें से मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल दबा करके। ठीक है, यस सर। इसके बाद यस क्या है सर। हमारा, नेम। नेम क्या करता है, जैसे मैंने बताया था नेम का लास्ट टाइम पे, जो बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे HTML फॉर्म से, हमारे HTML फॉर्म के इनपुट फील्ड से अगर उन्हें डेटा उठाना होता है तो वो नेम एट्रीब्यूट का यूज करके वो डेटा को पिक करती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पास कर दिया ABC। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक बटन दे दिया, इनपुट टाइप सबमिट। याद रखना फॉर्म के लिए हमेशा सबमिट बटन क्रिएट किया जाएगा। मैंने दे यस दिया सर। यस सर।
सबमिट दे दिया, अभी सेव किया, यहाँ पर हमारे पास एक सबमिट बटन आ चुका है। ठीक है, अब तुमने जैसे कास्केडिंग स्टाइल शीट सेव मतलब सिलेक्ट किया और उसके बाद जब इसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एबीसी इज इक्वल टू सी एस एस। एबीसी क्या है, एबीसी हमारा सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर जो नेम में जो वैल्यू पास करी है मैंने वो एबीसी पास करी है। और सी एस एस मैंने बताया था कि जब भी हम इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट प्रेस करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये वाली वैल्यू जाएगी। समझ में आया? यस सर। जैसे मैंने हाइपर टेक्स्ट यस मार्कअप सर। लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है और जब मैंने इसे सबमिट किया तो एचटीएमएल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ रही है, मतलब ये डेटाबेस में जाकर के सेव हो। क्लियर हुआ? तो नेम एट्रीब्यूट किस लिए होता है, बैकएंड लैंग्वेज जो हमारा डेटा है वो पिक करेगी इस नेम एट्रीब्यूट के बेसिस पे। ठीक है, अब आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है कि आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट कर कर ही इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ। और देखो एक चीज और होती है कि मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होकर के आए। जैसे अभी मैंने सेव कर दिया, अभी ये कुछ नहीं आ रहा, अभी जैसे मैंने सबमिट किया ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, और मैंने इसे क्या किया, सिलेक्टेड कर दिया, सिलेक्टेड, सेव करते हैं इसे, अभी सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा। और हमारा जो एट्रीब्यूट था वो क्या था, रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ दे दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है कि एक ना एक ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये ऑप्शन तो है लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो नेटवर्क पे इशू हो गया था थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पर ये रिक्वायर्ड लगा दिया तो हमारे पास इसमें से एटलीस्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। अभी मैंने सेव करके, अब मैंने जैसे सबमिट किया तो ये क्या कहता है, प्लीज सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। लेकिन मैं ड्रॉप डाउन पर से कोई भी आइटम को सिलेक्ट करूंगा तब सबमिट करूंगा तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का सिलेक्ट में ये काम होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद आता साइज। मैंने यहाँ पर दे दिया साइज। साइज में हम नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम्स की साइज को पास करेंगे। मतलब जैसे मैंने पास कर दिया 5 और सेव किया तो यहाँ पर क्या है, 5 लिस्ट आइटम्स के बेसिस पर इस जगह क्रिएट हो जाएगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स है। मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट 5 लिस्ट आइटम्स के लिए सिलेक्ट में जगह क्रिएट हो गई। अब इसमें हम यस सर। सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। और जैसे मैंने ये कास्केडिंग स्टाइल शीट किया और सबमिट किया, सीएसएस पे हो गया, या फिर एचटीएमएल किया तो देखो एचटीएमएल पे आ गया। ठीक है ना? यस सर। तो यस साइज सर। में ये वर्क होता है। सिलेक्ट में ऑप्शन के अलावा एक एलिमेंट और लगता है, एक टैग और लगता है, जिसे कहते हैं हम ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप के बारे में मैंने बताया था पहले, लेकिन हमें कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट होगा, मेरे को पता है। ऑप्ट ग्रुप ले लिया मैंने। ऑप्ट ग्रुप क्या करता है, हमारे जो ड्रॉप डाउन में ये जो आइटम्स आ रहे हैं इनको कैटेगराइज करता है। जैसे मैंने एक पास कर दिया यहाँ पर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, और यहाँ पर मैंने पास किया ऑप्शन, मैंने पास किया HTML। और एक्चुअली लैंग्वेजेस यहाँ पास नहीं करना ऑप्ट ग्रुप में। ऑप्ट ग्रुप में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लेबल। यस सर। ठीक है, उसमें लैंग्वेजेस पास करना है। और ऑप्शन में एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है और एक HTML होता है। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। और क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन और ले लेते हैं, CSS शीट्स। मैं एक ऑप्ट ग्रुप और एलिमेंट ले लेता हूँ और इसमें हम लेबल पास कर देते हैं। लेबल में ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर, और हम सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं क्रोम और गूगल क्रोम, या फिर सॉफ्टवेयर की जगह ब्राउजर्स। और एक ले लेते हैं हम ऑप्शन में
फायरफॉक्स मोजिल्ला फायरफॉक्स सेव किया तो देख रहे हो तुम लैंग्वेजेस आ गया। मैं इसका साइज हटा देता हूँ यहाँ से। यस यस सर। सर। अभी देखो, अभी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, लैंग्वेजेस अलग से कैटेगराइज होकर क्या आ रहा है और ये ब्राउजर अलग तरीके से कैटेगराइज होकर क्या आ रहा है। तो जो ऑप्ट यस ग्रुप सर। था, ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट था, उसने हमें लैंग्वेजेस और ब्राउजर्स एक बोल्ड टेक्स्ट में डिस्प्ले करवा दिया हमारे ड्रॉप डाउन में। पर हम इस ऑप्ट ग्रुप के थ्रू जो टेक्स्ट आ रहा है इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखो मैं नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, लेकिन इनके जो अंदर जो नेस्टेड आइटम्स है, इनके अंदर जो लिस्ट आइटम्स है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर गूगल Yes, क्रोम sir. करता हूँ और सबमिट करूंगा तो क्रोम हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ इसमें। हाँ, जैसे हमारा ऑप्शन है, अभी तक हम इधर वैल्यू एट्रीब्यूट ले रहे थे, लेकिन अगर हमने इधर लेबल एट्रीब्यूट ले लिया, इसमें लेबल एट्रीब्यूट भी होता है, और यहाँ पर भी लेबल ले लिया, यहाँ पर भी लेबल ले लिया और यहाँ पर भी लेबल ले लिया, सेव किया मैंने, तो तुम देखना यहाँ पर ये वाली वैल्यूज अब डिस्प्ले होने लग जाएगी जो लेबल के अंदर थी, डिस्प्ले होने लग गई। yes, और यस जब सर। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमने टेक्स्ट में लिखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सेंड होने लग जाएगी। yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर Yes, हुआ। sir. ये यहाँ पर यस प्लस सर। क्यों आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है बिकॉज जब भी डेटा हमारे पास फॉर्म से सेंड होता है डेटाबेस में, ठीक है, तो जो स्पेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। Okay, sir. अब चलो ये तो हो गया, इनपुट एलिमेंट और सिलेक्ट एलिमेंट एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिए। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने एक फॉर्म दिखाया था, ये वाला Yes, जो sir. फॉर्म था, इसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, Okay, sir. देखो भाई सबसे पहले इसके आउटसाइड में एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा, या फिर चलो इसे ऐसे ही लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं पूरे को। सबसे पहले हम टेबल ले लेंगे। Yes, sir. अब तुम लोग Yes, बताओगे sir. कि कैसे बनेगा ये, तुम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, जहां नहीं आएगा वहां पे मैं बता दूंगा। फॉर्म ले लिया हमने, टेबल में सबसे Yes. पहले बॉर्डर दे देंगे। हाँ सर, बॉर्डर बॉर्डर दिया, बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल्स का। विड्थ दे दी कितनी, बताओ कितने पिक्सल्स की विड्थ है। सोचो सोचो कितने की भी दे दो यार, गलत होगा, गलत ही तो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 700 सर। हाँ 700, Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा चीज गलत ही तो हो जाएगी। कौन सा, तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, पर इससे तुम्हें Yes, sir. एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि 700 पिक्सल से एटलीस्ट इतनी होती है 300 पिक्सल्स। Yes, sir. 300 right. ये आ गई। यस सर। Yes, sir. अब क्या है, इसमें ये सारे फील्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि टेबल में हम लोग क्या यूज करते हैं, टीआर, टेबल रो यूज करते हैं। Sir, Yes, TR. sir. किसके लिए, रोज को क्रिएट करने के लिए। तो कितनी रोज के रोज है, लिए एक दो एक दो एक, गिनो गिनो हाँ। बताओ। 1 2 3 4 5 6 8 है सर। 8 रोज है। Yes, sir. तो हम लिखेंगे टीआर। देखो फॉर्म को तुम चाहे यहां पर क्रिएट कर लो या फिर एक काम करो, यहां पर ले लो आउटसाइड में। ठीक है, Yes, sir. और हम क्या करते हैं, हम टीआर ले लेते हैं इसमें। Yes, sir. 8 है ना, Yes, यस sir. सर। 8 टीआर आ गए। अब बताओ डेटा सेल्स टीडी कितने के लगाए जाएंगे, टीडी अपने अकॉर्डिंग बताओ। पहले वाले में कितने लगाए जाएंगे, 2 लगाए जाएंगे सर। पहले वाले में 2 टीडी लगाए जाएंगे, बिल्कुल सही। हाँ, अब देखो ये जो नेम लिखना है, चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिखते फॉर्म में। फॉर्म में हमारे पास इस तरीके का टेक्स्ट जो होता है ना, इस तरीके का नेम पासवर्ड ईमेल, इस तरीके का लिखने के लिए हमारे पास एक सेपरेट एलिमेंट है जिसे कहते हैं हम लेबल। लेवल। Yes, sir. यस लिख सर। देता हूँ लेबल, और लेबल में हम लिखेंगे नेम।
नेम। ठीक है, इसके बाद हमारा किस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स है? इनपुट। इनपुट। क्या टाइप आएगा इसका? टाइप आएगा टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स ही तो है। यस सर, यस सर, यस टेक्स्ट। सर। अब ये हो गया हमारे पास, देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। देखो हमारे पास ये आ गया, लेकिन अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एक और बॉर्डर भी आ रहा है, हमें एक ही बॉर्डर चाहिए भाई। तो वो कैसे आएगा? मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था, रूल्स इज इक्वल्स टू यस सर, ऑल। सेव किया, हमारे पास एक ही बॉर्डर आ रहा है। यस सर। ओके। यस सर। दूसरी चीज इसमें क्या आ रही है, इस टेबल में इधर गैपिंग आ रही है इन दोनों में। तो हम क्या पास कर देंगे यहाँ पर, मैंने बताया था बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर हमें गैप देना है तो हम किस तरीके, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? सेल पैडिंग। सेल पेडिंग, सेल पेडिंग, यस सेल पैडिंग 10 पिक्सल्स की दे दी मैंने। आ गया। यस अब सर। बताओ भाई दूसरे वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में सेम है सर, सेम पासवर्ड। है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। पासवर्ड है सर। नेम की लेबल में आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड। और टाइप टेक्स्ट में क्या आएगा? टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट की। इनपुट का टाइप पढ़ाया था मैंने, पासवर्ड के लिए हमारे पास जो टाइप था वो था पासवर्ड। पासवर्ड, यस सर। ठीक है, हमारे पास आ गया पासवर्ड से रिलेटेड यस फील्ड भी। सर। अब थर्ड वाला भी सेम है। थर्ड वाला भी सेम ही है। ये रहा, इसमें क्या है, ईमेल। ईमेल। ईमेल, और टाइप में क्या आ जाएगा? सर ईमेल। ईमेल। इसके बाद क्या हमारा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिख डी दिया में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्ड। बर्थ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ टाइप है कोई? अरे वो डेट टाइप है यार, हाँ, डेट। डेट टाइप है। तुम लोग बिल्कुल ही, मेरे को तो नहीं लग रहा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने बिल्कुल भी कोई चीज नहीं बता रहे हो, बिल्कुल भी। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है? क्वालिफिकेशन। चलो कोई नहीं, ये एट्रीब्यूट मैं जानता हूँ, एट्रीब्यूट्स की वजह से और एलिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी पढ़ने में धीरे धीरे करके आ जाएगा, पर इतना भी वो मत करो। अब क्या है इसमें भैया, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक सिलेक्ट इनपुट है, तो मैं यहाँ पे एरो से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो एक सिलेक्ट इनपुट ले लेते हैं क्वालिफिकेशन में, इसको डिलीट करते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट में हम ये नेम वगैरह डिलीट कर देते हैं, और इसमें क्या दे देंगे, ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन। एक ऑप्शन ले लेंगे, हाई स्कूल, या फिर हम 10th लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10th, और यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल। ठीक है, इसके यस बाद सर। हमारा ऑप्शन आएगा 12th, इंटरमीडिएट। पता है हाई स्कूल को एक चीज और कहते हैं, अब तक तुमने हाई स्कूल पढ़ा होगा, तुमने एक चीज और पढ़ी होगी, क्या है? मैट्रिकुलेशन। यस सर। ऑप्शन ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेजुएशन। ये मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिखा हुआ, ग्रेजुएट चाहता तो मैं तभी यस लिख सर। देता। अब क्या जाएगा, ऑप्शन पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, सेव किया हमने, यहाँ हमारे पास इससे रिलेटेड पूरा का पूरा फील्ड आ गया। वैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा था हाई स्कूल। अब ये जेंडर, ये दो है तुम्हारे पास, यस सर। बताओ कैसे होगा? एक मेल है और एक फीमेल के लिए आ रहा है। सर रेशियो लेंगे क्या? रेशियो क्या लेंगे? रेशियो नहीं, रेडियो। हाँ सर, रेडियो, रेडियो। रेडियो लेंगे, और पर इसमें तो 3 है ना, हाँ सर। इसमें 4 है।
बताओ इसमें लेंगे। कैसे लेंगे, सोचो सोचो, आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहले तो टी आर में कंप्लीट कर लो भाई, टीडी में हाँ हाँ क्विकली सर दे वो दो। और क्या पास करेंगे यहाँ पे लेवल में, जेंडर चेक करते हैं। जेंडर आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें 2 कॉलम लेने हैं, देखो 2 हैं। यस सर 2 कैसे आएंगे, सबसे पहले एक टीडी क्रिएट करो, ठीक है। एक और टीडी यस क्रिएट करो, सेव किया। तो ये क्या हुआ, एक बाहर निकल गया। यस सर हम्म। यस यस सर। सर तो अब ये जो बाहर निकल गया है, इसको कैसे कवर अप करेंगे। हम्म, काम करता हूं मैं, इस टीडी के अंदर एक और टीडी देते हैं, हेलो, और एक और टीडी देते हैं। सेव किया, या तो इस तरीके से आएगा, नहीं आउटसाइड जा रहा है। हाँ तो भाई देखो सुनो, अब इसमें क्या करेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में, बताया यस था, यस सर सर। बताया था। तो हमें अगर हॉरिजॉन्टली किसी को ज्वाइन करना होता था तो हम क्या करते थे, कॉल स्पैन। कॉलम स्पेन वर्टिकली करना होता था तो रो रो स्पेन। स्पैन, ठीक है। तो इसमें यस क्या सर कर देंगे, सब में करना पड़ेगा कॉल स्पैन। ये हमारा जो कौन सा है, क्वालिफिकेशन वाला है, सॉरी इसमें नहीं, क्वालिफिकेशन में जो हमारा ये जो वाला है मैट्रिकुलेशन वाला है, यानी कि ये वाला, इसमें करेंगे कॉल स्पैन 2। सेव किया, ये हो गया, आ गया। यस सर यस सर इसके अलावा कॉल स्पैन इससे ऊपर वाले में भी होगा, लास्ट वाले कॉलम में ही करना, पहले वाले में मत कर देना, क्योंकि यस सर लास्ट वाले कॉलम को ही करना है हमें, ठीक है। इनपुट यस टाइप सर डेट में कर दिया, इनपुट टाइप ईमेल में कर दिया, सॉरी ईमेल में कर दिया, यस और सर। पासवर्ड वाले में भी कर दिया हमने, और टेक्स्ट वाले में भी कर दिया। सारे हो गए, यस सर ठीक है। अब ये जो जेंडर यस आ रहा सर। था, इसकी जगह क्या होगा, बताओ। इनपुट, कौन सा इनपुट लगेगा, इनपुट रेडियो, रेडियो हाँ ठीक है। और यहाँ क्या यस लगेगा, सर मेल। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी कर दो। यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो, चेक करते हैं, आ गया, आ गया। क्लियर। यस यस सर। सर अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में 4 है भाई, इसमें 2 सेम हो जोड़ देते जाएगा। हैं, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉबीज, ये है। सेम इसी यस को कॉपी कर लो, ठीक है। यस तो सर कॉपी किया, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यस सर। और यहाँ पे क्या दे दिया, हॉबीज। हॉबीज सबसे पहली क्या है तुम्हारी हॉबी, चेस, चेस फुटबॉल और बैडमिंटन। पहले चेस और फुटबॉल के साथ ही देखो, और इसमें देखना एक चीज और देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियो बटन आ रहा है, लेकिन यस इसमें सर क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, यस ठीक सर है। तो क्या आएगा यहाँ पर, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स समझ में तो आ रहा है ना कैसे मैं आ फॉर्म रहा क्रिएट कर रहा हूँ। है आ यस रहा है आ सर। रहा है। अब क्या हमारे पास लास्ट में, फुटबॉल। तो एक भाई, एक कुछ भी ले लो, बैडमिंटन दे दो, मैंने कॉपी किया इसे। अब ये वाला प्रोसीजर तुम बताओगे, बैडमिंटन, चेक बॉक्स किया हमने, हाँ तो भाई ये बाहर निकल गया। अब बताओ इसमें कैसे जुड़ेगा, बताओ। सर इसमें कॉल स्पेन लेंगे। कौन से में कॉल स्पेन लेंगे,
सर लास्ट वाले में। इसमें हाँ। कि इस पूरे में? पूरे में। लेंगे सर। पूरे में लेंगे? बताओ बताओ। रुक जाना सर। देखो सुनो, ये लास्ट वाला ही तो जोड़ना है हमें इससे। यस सर। तो ये फीमेल वाला जो है इसमें ही कॉलेज पेन लेंगे ना। हाँ कॉलेज सर हाँ। पेन 2 सेव किया, ये जुड़ गया इससे। यस सर। अब बाकी सारे में क्या है, 3 कॉलेज पेन कर देना है। ठीक ठीक है, है। 2 यस की सर। जगह 3 कर देना है। सेव करो, देखना 3 हो गया। यस सर। 3 सिंपल है, कॉलेज पेन तो समझ में ही आ गया होगा। यस सर, आ गया। मैंने इसीलिए ये वाला फॉर्म बनाया था। सेव किया, यहाँ पर हमारे पास सारा आ गया, एकदम सारी चीजें क्लियर है। यस सर। यस सर। लास्ट में सबमिट और रीसेट, ये 2 बटन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेबल रो ऑलरेडी तैयार रखी है। ठीक है, इसमें टीडी लेंगे। यस सर। टीडी के अंदर इनपुट टाइप क्या, सबमिट। सबमिट। सेव किया, ये आ गया हमारे पास सबमिट। लेकिन ये यहाँ तक यस नहीं आ सर। रहा, यहाँ तक लेकर के आओ भाई इसे, टीडी को। यस सर। बताओ कैसे आएगा, यस सर क्या, यहाँ तक कैसे आएगा? All is equal to 1 2 2 आएगा? नहीं, 2 नहीं आएगा। बताओ कितना आएगा? 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 दे 3 दिया। और 4। आ गया, आ गया भाई। यस एक तो सर, ये आ था गया। खुद का, इसमें तो हमने ऐसे नहीं जोड़ा था ना, हमने तो इसे यहाँ से पूरा लिया है यहाँ तक। कॉपी एंड पेस्ट, इनपुट टाइप रीसेट, सेव किया, एक रीसेट का बटन आ गया। अब इसे सेंटर में लेकर के आना है। सेंटर में है क्योंकि यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, अलाइन। एंटर। अलाइंग, अलाइन। बिल्कुल। अलाइन अलाइन। इज अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर। एंटर। सेंटर। सेंटर में आ गए? आ यस गई। सर। ठीक है, अब तो ये तुम्हारा भाई बन गया, बढ़िया बना दिया तुम लोगों ने तो यार। अब इसके बताओ, टेबल को सेंटर में लेकर के आना है, वो भी अलाइन। और H1 में इसको लेकर के आना है, तो ये भी अलाइन। यस सर। ओ सेंटर नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। अलाइन इज इक्वल टू। सेव किया, आ गया। ठीक है, अगर यस कोई सर। पूछे कि, अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि हम HTML के थ्रू अपने कंटेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं, तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि हम CSS के बिना HTML में कंटेंट को हॉरिजॉन्टली तो सेंटर कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकली कोई भी प्रोसीजर नहीं है सेंटर करने का। वर्टिकली क्या होता है, पेज के एकदम सेंटर में, जैसे कोई भी एंटिटी यहाँ पे होगी कहीं पे, ये पेज का सेंटर हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी है। ये CSS के बगैर नहीं हो सकता, CSS या जावास्क्रिप्ट के बगैर। तो ये तुम्हें समझ में आया हमने किस तरह से किया? यस यस यहाँ सर। सर। पर एक चीज की दिक्कत है, ये मेल में सिलेक्ट किया और मैंने फीमेल में सिलेक्ट किया, दोनों में सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक में करना है मेरे को। तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि अगर हमें रेडियो बटन दिया हुआ है, और उसमें से हमें हमें रेडियो बटन तब दिया जाता है जब हमें कोई भी एक चॉइस सबमिट करनी हो। तो अगर हमें रेडियो बटन दिया हुआ है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, नेम पास करेंगे दोनों रेडियो बटन में या जितने भी होंगे, और उन्हें सेम पास कर देंगे। जैसे मैंने दे दिया जेंडर, और यहाँ पर भी मैंने नेम दे दिया जेंडर। ठीक है, सेव कर लिया। अभी देखना एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, ऑल्सो क्या करना यस है, सर। जब भी आप रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस लो, तो उसमें एक एट्रीब्यूट पास करो जिसे हम कहेंगे वैल्यू। वैल्यू यहाँ पर पास कर दिया आपने मेल, जिससे कि डेटाबेस में वैल्यू जो होगी वो आपकी चली जाए। यहाँ पर भी हमने ले लिया नेम, वो सॉरी वैल्यू क्या है, चेस। नेम का तो अभी वैसे ऐसा कोई खासा काम नहीं है, लेकिन मैंने जो HTML से रिलेटेड चीज है वो बता दी तुमको। यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, बैडमिंटन।
अभी फॉर्म को पूरा सबमिट फिल करते हैं। इसमें एक दिक्कत और आ रही है अभी, बताओ क्या। यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ और आ जाए, मतलब जो मैंने बताया था ना कि एक समथिंग काइंड ऑफ एक हमारे पास सजेशन आ जाता है, वो किसके थ्रू आता था, वो आता था प्लेस होल्डर के थ्रू। प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम पास कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ गया वो, इनपुट टाइप में प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। नेम, सेव किया, यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। इसके बाद पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। यस सर। सही लगा आज फॉर्म बना करके? यस सर। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो आएगी ना जब CSS, तब देखना चीज उससे क्रिएट होती है बहुत मस्त मस्त। डेट ऑफ बर्थ, बस हो गया। ये भाई आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारा पूरा फॉर्म तैयार हो करके। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे रोहित सिंह, पासवर्ड कुछ भी डाल दो, हेलो, ईमेल gmail.com, डेट कुछ भी दो, 12 मंथ 12 2020, मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन, मेल, चेस, फुटबॉल, सबमिट। ठीक है, सारी चीजें आ रही होगी इसमें। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेंडर इज इक्वल टू मेल दिखा रहा है, और कुछ नहीं दिखा है उसने। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर मैंने और किसी भी इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट पास नहीं किया एक्सेप्ट दिस, ये जो है। इस वजह से हमारी जो नेम की वैल्यू थी वो यहाँ पर शो होने लग गई। बाकी किसी की वैल्यू इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी नेम एट्रीब्यूट नहीं लगाया है और किसी इनपुट फील्ड में। तो क्लियर यस हुआ सर। कि हम यहाँ पर HTML फॉर्म को किस तरह से बना सकते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम टेबल के बगैर इस फॉर्म को बना देते तो पता है वो फॉर्म बिल्कुल अनइवन आता। ये यहाँ पर कैटेगराइज आ रहा है, इसका एक एक फील्ड जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लग के आ रहा है और इसकी अपीयरेंस भी काफी अच्छी है। ठीक है, यस सर। लेकिन यस अगर सर। आप टेबल के बगैर बनाते तो रो और कॉलम में ना करके ऐसे अजीब तरीके से आ जाता तुम्हारे पास, और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। एक बात मैं तुम्हें यस बता दूं कि जिस वेबसाइट और एप्लीकेशन की जितनी ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस अच्छा होता है, उस वेबसाइट पे या उस एप्लीकेशन पे यूजर जो होता है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब भले ही आपका बैकएंड कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, भले ही उस पर सारी सिक्योरिटी लग रही हो, सब कुछ लग रही हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से मतलब उसका यूजर इंटरफेस जो है वो खराब है, तो किसी भी तरीके से तुम ये बात याद रख लेना कि कोई भी उस वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तुम खुद देख लो, अपने आप पे एक्सपीरियंस करके देख लो। जो एप्लीकेशन होती है उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, मतलब देखने में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम क्या उसे यूज करते हो? कोई यूज नहीं करता उसे तो, नो सर। है ना? अब नोटपैड है, नोटपैड ही ले लो, भले ही वो कितने टाइम से पुराना चला आ रहा है, लेकिन उसे यस इस सर। समय कोई यूज करेगा? टेक्स्ट एडिटर के कंपेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, वो भी तो वही फंक्शनैलिटी देता है, लेकिन क्या है यस सर। कि उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब है, हर एक वेबसाइट ओपन नहीं करता ठीक तरीके से, है ना? इसीलिए इनको रिप्लेस कर दिया, ये अपडेट नहीं हो पाए ठीक तरीके से, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया गूगल क्रोम ने और VS कोड एटम वगैरह ने। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो तो अब आगे देखते हैं हम। ये फॉर्म्स का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और तुम्हें फॉर्म्स भी बनाना आ गया। अब हमारे पास क्या है, इनपुट सिलेक्ट एट्रीब्यूट हमने पढ़ ली है, डिफरेंट फॉर्म फील्ड्स ये पढ़ लिया ना मैंने, हम लोगों ने। ये मैं भेज दूंगा आज, ठीक है ना, किस इनपुट टाइप के साथ हम किसको यूज करते हैं। अब हमारा यस फील्ड सर। फील्ड सेट एंड लीजेंड, ये बहुत छोटा सा है टॉपिक है। देखो भाई, फील्ड सेट एंड लीजेंड क्या होता है? HTML field set element is used to group the logically related fields labels contained within a HTML form. फील्ड सेट एलिमेंट की मदद से हम जो अपने फॉर्म के फील्ड्स होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। द यूज ऑफ दिस टैग इज ऑप्शनल व्हाइल क्रिएटिंग एन HTML फॉर्म। ये जरूरी नहीं है कि आप फील्ड सेट एलिमेंट का यूज करें HTML फॉर्म को क्रिएट करते वक्त अपने वेब यस पेज सर। पे। द लीजेंड एलिमेंट इज यूज्ड विद द फील्ड सेट एलिमेंट एज द फर्स्ट चाइल्ड टू डिफाइन द कैप्शन फॉर द ग्रुप्ड रिलेटेड फील्ड्स। लीजेंड एलिमेंट को हम फील्ड सेट एलिमेंट के साथ यूज करते हैं और लीजेंड एलिमेंट फील्ड सेट एलिमेंट पे कैप्शन
क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हम इस फील्ड सेट एलिमेंट के अंदर जितने भी फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं या फिर फॉर्म से रिलेटेड फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा था ये एक यूजर की इंफॉर्मेशन ही तो थी पूरी पूरी, बताओ। यस यस सर। सर। की इंफॉर्मेशन ही तो थी। पहले तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि ये फील्ड सेट में किस तरह से आउटपुट आता है। मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ फॉर्म को, कंट्रोल/। अब हम फील्ड सेट को लेते हैं। फील्ड सेट को लिया तो मैंने लिया फील्ड सेट। अभी मैंने जस्ट इसे सेव किया तो तुम देखना हमारे पास एक लाइन बॉर्डर आ गया। और यस मैंने सर। बताया था कि हम इसके अंदर लीजेंड एलिमेंट को यूज करते हैं एज इट्स फर्स्ट चाइल्ड, तो मैंने लीजेंड भी ले लिया। लीजेंड में मैंने दे दिया इंफॉर्मेशन, सेव किया मैंने। तो देखना यहाँ पर इंफॉर्मेशन एज अ कैप्शन आ गया, या फिर हम लिख सकते हैं यूजर इंफॉर्मेशन। यस सर। सेव कर लिया। अब इसके अंदर तुम अपना फॉर्म का जो भी रिलेटेड डेटा है वो डाल सकते हो, जैसे यूजर इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई। अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीके के फील्ड सेट जो एलिमेंट होता है उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है। अभी अगर हम ये काम इसके साथ करें, पहले एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉपी कट कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करो, इसे कमेंट आउट करो और फॉर्म के बाहर यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। सेव करके देखते हैं तो देखो इस तरीके से यूजर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब अगर कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे लिख दो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने फील्ड सेट एलिमेंट मतलब इतने एरिया में यूजर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वैसे तो लोगों को पता चल ही जाता है कि कहाँ पर यूजर की इन्फॉर्मेशन फिल करवा रहा है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन फिल करवा रहा है। यस सर। पर फील्ड सेट एलिमेंट का यही काम होता है कि आपके फॉर्म के फील्ड्स को ग्रुप करके ये डिस्प्ले करवा देना कि ये फील्ड किस चीज से रिलेटेड है। तो फील्ड सेट एलिमेंट हुआ। इसके बाद क्या हमारा हेड टैग। हेड टैग चलो हेड टैग अभी देख लेते हैं। हेड एलिमेंट को HTML में क्या होता है? द हेड एलिमेंट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट दैट अपीयर्स आफ्टर द ओपनिंग HTML टैग। ओपनिंग HTML टैग के बाद जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट आता है वो आता है हेड एलिमेंट। द हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट द वेब पेज। हेड एलिमेंट के अंदर हम अपने वेब पेज का मेटा डेटा या फिर हम उसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन वो रखते हैं। मेटा डेटा इंक्लूड्स, मेटा डेटा में डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, मतलब वेब पेज का टाइटल होता है, कैरेक्टर सेट होते हैं, स्टाइल्स होती हैं CSS की, लिंक्स होती है अलग अलग फाइल्स की या फिर CSS की कह सकते हो, और स्क्रिप्ट्स होती हैं तुम्हारी, या फिर अलग अदर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन जैसे कि डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स होते हैं वेब पेज के। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंडर में आती है। द कंटेंट इनसाइड हेड एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर ऑन पेज लोडिंग। जो हेड एलिमेंट के अंदर कंटेंट होता है वेब पेज पे वो सॉरी वेब ब्राउजर जो वेब पेज का हमारा कंटेंट होता है, ठीक है ना, यस सर। क्या बोल रहा हूँ। द कंटेंट इनसाइड हेड एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर ऑन पेज लोडिंग। हेड एलिमेंट के अंदर जितना भी हम मेटा डेटा लिखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर, वो वेब ब्राउजर हमें अपने पेज पे नहीं डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। यस सर। यस सर। हेड एलिमेंट के अंदर ये सारे टैग्स यूज होते हैं। ये 6 तरीके के टैग्स हम हेड एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं। टाइटल एलिमेंट, स्टाइल, बेस एलिमेंट, लिंक एलिमेंट, मेटा एलिमेंट, स्क्रिप्ट एलिमेंट। देखो एलिमेंट और टैग में तुम्हें डिफरेंस तो क्लियर पता था ना कि टैग क्या था, जस्ट एक ये एंटिटी थी, या तो यस ओपनिंग सर। या फिर क्लोजिंग, और एलिमेंट क्या था, कंटेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का कॉम्बिनेशन। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। अब यहाँ पर हम यस सबसे सर। पहले टाइटल एलिमेंट को देखते हैं। द टाइटल एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के टाइटल को जब भी हमें दिखवाना है तो हम टाइटल एलिमेंट का यूज करते हैं। इट इज नेसेसरी टू हैव अ टाइटल ऑफ एवरी वेब पेज। हर एक वेब पेज का अपना एक टाइटल एलिमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द टाइटल एलिमेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन हेड एलिमेंट एंड वन डॉक्यूमेंट कैन हैव ओनली वन टाइटल एलिमेंट। टाइटल एलिमेंट को हम हेड एलिमेंट के अंदर रखते हैं और जितने भी हमारे वेब पेज हैं उन सब में एटलीस्ट एक टाइटल एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है। सिंपल दिखाता हूं मैं। अभी तक हम टाइटल एलिमेंट के साथ तो वर्क कर ही रहे थे। ये रहा टाइटल। अभी सेव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे चेंज करना है, मुझे यहाँ पर क्या कर देना, मैंने यहाँ पर कर दिया
सैंपल वेब पेज, सेव किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल वेब पेज दिख रहा है तुम लोगों को। यस सर। यस सर। इसके बाद क्या है हमारा स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट कंटेन्स CSS कोड दैट डिफाइंस हाउ HTML एलिमेंट शुड बी स्टाइल्ड यूजिंग CSS इन अ ब्राउजर। जो हमारा स्टाइल एलिमेंट होता है उसके अंदर हम CSS का कोड लिखते हैं। उस CSS के कोड से हमारे HTML के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से स्टाइल किए जाते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टाइल, और मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे अब मेरे पास एक H1 है भाई, H1 है और उसके नीचे एक कंटेंट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लॉरेम 100, सेव किया हमने और यहाँ पर दे दिया अबाउट लॉरेम। सेव करने के बाद अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग आ रही है और उसके नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है। यस सर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट के अंदर कुछ CSS का कोड लिखूंगा। मेरे को क्या है, सबसे पहले H1 का कलर चेंज करना है, तो मैंने H1 लिया और CSS में कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं टैग को लिखने के लिए, यस CSS सर। में कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। जब हम CSS पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम CSS का यूज किस तरह से करते हैं। अब H1 का कलर मुझे चेंज करना था ब्लैक से, मेरे को ब्लैक से करना था ब्लू वॉयलेट, और मुझे इसका जो फॉन्ट साइज था, फॉन्ट साइज वो मुझे 50 पिक्सल्स करना था। ऑल्सो मैं P का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। यस सर। P का कलर मैं देना चाहता हूँ कलर। टेक्स्ट के कलर को देने के लिए CSS में प्रॉपर्टी होती है कलर, और टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास CSS में प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। यहाँ पर मैं देता हूँ टील, या फिर कुछ और देते हैं। कौन सा दे देता हूँ मैं, कोई कलर याद है? दे दो सर कोई सा भी, पिंक वगैरह। पिंक? यार पिंक काय को लेते हो, मेरी ये समझ में नहीं आती, लड़के पिंक कलर क्यों ले लेते हैं। ये देखो तो कलर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अरे सर वो मुंह में से वही निकलता है एकदम। देखो ये आ गया अबाउट लॉरेम, ठीक है, और ये किस यस कलर में आ सर। रहा है, Yes, ये आ रहा है sir. ब्लू वॉयलेट में, और इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स हो चुका है। ऐसे यहाँ पे दिख रहा नहीं है, इसके लिए हम ले लेते हैं येलो ग्रीन ऑरेंज। या कोई और सा ऑरेंज। हाँ ये आ गया, अभी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो यस गया, सर। Yes, sir. मतलब CSS के Yes. एलिमेंट्स को हमने फॉर्मेट कर दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है। यस सर। हम ऑल्सो इसे बिना इटैलिक टैग के भी स्टाइल कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, सेव किया मैंने तो ये इटैलिक भी हो गया। तो समझ में आया कि हम CSS की मदद से ये जितना भी तुम लिख रहे हो ना, यस सर आ गया। कंटेंट लिखने के लिए HTML को यूज किया जाता है, या फिर टेबल्स और फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए HTML को जनरली यूज किया जाता है। बाकी सारा काम CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल किया जाता है फ्रंट एंड का। यस सर। तो Yes, ये sir. समझ में आया स्टाइल टैग, स्टाइल टैग आ गया सर। आ गया सर। अब base element, the base element defines an absolute URL for all relative URLs. The base element doesn't allow local resources. जो बेस एलिमेंट होता है वो एब्सोल्यूट यूआरएल को कैप्चर करता है, और उस एब्सोल्यूट यूआरएल के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट्स में रिलेटिव यूआरएल्स पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है भी मैं बताऊंगा। द बेस एलिमेंट डजंट अलाउ लोकल रिसोर्सेज। बेस एलिमेंट में हम लोकल रिसोर्सेज को नहीं पुट करवा सकते। ये जितनी भी रिसोर्सेज हम यहाँ पर रखेंगे वो सारी क्या होंगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगी। क्लियर? यस सर। देखो अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे हमने क्या किया, हमने इसे डिलीट किया, हम यहाँ पर ले लेते हैं इमेज imgsrc। अभी तक हम ये जो फोल्डर ले रहे थे, इमेजेस का फोल्डर लिया और उसके अंदर से a.jpg पास कर दी, इमेजेस Yes, का sir. फोल्डर लिया और उसके अंदर से b.jpg ले लेते, ऐसे पास कर दिया। ये Yes, किस sir. तरीके की यूआरएल थे, ये थे रिलेटिव यूआरएल जो कि शॉर्ट थे, पूरे नहीं है ये कंप्लीट। Yes, sir. सिर्फ और सिर्फ हमने उस फोल्डर का नाम दिया और वो दे दिया। ये सिंपल होते हैं, और वेबसाइट को जब भी क्रिएट करना है तो रिलेटिव यूआरएल ही पास करने पड़ेंगे। Yes, sir. विड्थ दे दी 500 एंड हाइट दे दी 300। सेव किया, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज डिस्प्ले हो गई। अब क्या है कि
मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया, वैसे तो इसको यहाँ से उठा दिया इमेज वाले फोल्डर को, ठीक है, इस वाली फाइल को कॉपी किया, कट कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने उठा करके इसे सबसे बाहर रख दिया, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया IMG नाम से, और उसमें इसको रख दिया। अब देखना, ध्यान से देखना, वो वहां पर है ही नहीं, यहाँ पर से वो चली गई, यहाँ से चली गई तो वो यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं हो रही है, इमेज नॉट फाउंड कह देगा, वो इमेज मिल ही नहीं रही है उसे। देखना, यस हम सर। एरर को चेक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जा करके जितने भी फ्रंट एंड के एरर्स आते हैं ब्राउजर में वो कंसोल में देखे जाते हैं। तो फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रेस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 404। मैंने ये बताया था कि 404 स्टेटस तब आता है सर्वर से जब हमारी फाइल नहीं मिलती है कोई भी। यहाँ पर b.jpg दिखा रहा है, ये फाइल नहीं मिल रही है। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो मेरा है, ये वाला जो पाथ है इसका, सॉरी ये वाला इसका नहीं, इस वाले IMG फोल्डर का जो पाथ है इसको कॉपी करते हैं, DHTML PPT, और ये किस में पास कर देंगे, ये पास करेंगे बेस में, ठीक है। यस सर। अब इस बेस टैग में हमारे पास ये जो IMG के अंदर था, मैं इसमें हटाता हूँ, इसे यहाँ पे सेव करूंगा, देखना, ओके, देखूं मैं वही एरर आ रही है क्या, नॉट अलाउड लोकल सोर्स। देखो बेस टैग में मैंने क्या बताया था अपनी पीपीटी में कि बेस टैग क्या होता है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने उस फोल्डर का एब्सोल्यूट यूआरएल पूरा पास कर दिया, और इस यस एब्सोल्यूट यूआरएल के बेसिस पे हम अपने जितने भी कोड में, जितना भी कोड होता है उसमें कोई भी फाइल यूज करेंगे उसको रिलेटिव यूआरएल पास कर सकते हैं। जैसे मैंने b.jpg पास कर दिया डायरेक्ट, यही वाला। और ये फोल्डर कहाँ था, ये फोल्डर इस HTML वेबसाइट से बाहर था, इस वाले फोल्डर के बाहर से, यस सर। ठीक है। तो मैंने ये यस सर। यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर पास कर दिया। अब अच्छा, इसके बाद इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी मैं बताऊंगा, और इस तरीके से कभी यूज मत करना, लेकिन ये एक टैग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यस सर। और क्या है कि मैंने इसमें एक पॉइंट और तुम लोगों को बताया था कि बेस एलिमेंट डजंट अलाउ लोकल रिसोर्सेस। देखो भाई, ये जो थी ये एक लोकल रिसोर्स है, मतलब ये तुम्हारे ही सिस्टम में पड़ी हुई है, ये तुम्हारे सिस्टम के बाहर नहीं है, सर्वर वर्वर पे नहीं है। यस सर। तो जिस वजह से क्या है, ये यहाँ पर लोड होकर के नहीं आ रही। ये क्या ले रहा है, नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्सेस, ये दे रहा है ना, फाइल दे रहा है ना, फाइल, जहां पर ये फाइल लग गया ये लोकल रिसोर्सेस हो गई। यहाँ पर अगर HTTPS लगता, ठीक है, तो क्या होती, सर्वर। सब सर्वर पे होती। जैसे एक काम करते हैं, चलो पहले तो लो सॉरी लोकल रिसोर्स को मैं बता देता हूँ कैसे ओपन करेंगे। अगर इस केस में नहीं होता तो हम उसे लोकली ओपन कर लेंगे। कैसे, इमेजेस में गए, ये इंडेक्स वाला था ना, इसको डायरेक्ट राइट क्लिक किया और ओपन विद गूगल क्रोम। देखो अब दिख रही है यस वो, सर। क्यों, क्योंकि ये लोकली चल रहा है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये ग्लोबली इमेज दिखे मेरे को, ये ग्लोबली दिखे, तो इसके यस लिए सर। drive.google.com हो गया। तो ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास, अब मैं यस क्या सर। करता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरी इमेजेस थी इसको मैं उठा लेता हूँ, ये वाली ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर रखी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, उठाया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। अब ये अपलोड तो हो जाए, 1 घंटा लगेगा अपलोड होने में से। अपलोड हो गई, a.jpg आ गई। राइट क्लिक किया मैंने, और गेट शेयरेबल लिंक आ रहा है यहाँ पे, या फिर शेयर वाला जो आ रहा है, शेयर वाला यस ये सर। जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमारी इमेज अपलोड होकर के आई है, इसमें ये जो शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने कॉपी लिंक पे क्लिक कर दिया, हाँ सर। ठीक है, इसको बेस टैग में कर दिया।
अब ये जो आ रही है मेरी HTTPS गूगल ड्राइव फाइल डी, यहाँ तक ये जो आ रही है, यस ये क्या सर। है? ये है एब्सोल्यूट यूआरएल पूरा का पूरा। वैसे यहाँ से यहाँ तक तो एब्सोल्यूट यूआरएल है, लेकिन मेरे को फाइल अपनी अलग देनी है, तो मैंने यहाँ तक इसे एब्सोल्यूट यूआरएल ले लिया। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल पड़ी होंगी उसे मैं कैप्चर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कट, और यहाँ पर इमेज को पास कर देता हूँ, और यहाँ पर व्यू की जगह PRE प्रीव्यू पास कर दिया, सेव किया। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होने लग जाएगा वो। क्या दे रहा है ये? कुकीज एसोसिएटेड, शायद से डी भी कॉपी करना पड़ेगा मुझे। एरर कहाँ आ रही है? वेट, एक चीज और देखते हैं। कोई तो प्रॉब्लम है जो नहीं आ रही है, जिस वजह से। सेव करके देखते हैं। गेट नॉट गेट, चलो कोई नहीं, इसे मैं बता दूंगा। इसका एक ट्रिक ही होता ही है इसकी। अब मेरे को ये पता नहीं चल रही कहाँ से नहीं आ रही है ये। ऐसे ही करके देखते हैं, प्रीव्यू की जगह ऐसे ही करके देखते हैं। नहीं आ रहा। चलो इसे मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना, इस वाले प्रोसीजर को। यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या दिक्कत आ रही है। आगे करते हैं इसे। बेस एलिमेंट में तुम्हें पता चल गया हम लोकल रिसोर्सेज को नहीं चला सकते, और एब्सोल्यूट एक यूआरएल पास करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पास किया, और उसके बेसिस पे उसके अंदर जितने भी रिलेटिव यूआरएल्स पड़े होंगे हम वो डायरेक्ट पास करते चले जाएंगे। हमें बार बार पूरे के पूरे यूआरएल को पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये टैग मोस्टली यूज नहीं होता है। जिस वजह से, क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि क्या होता है कि हमें एक फोल्डर नहीं पास करना होता, हमें काफी सारे फोल्डर पास करने होते हैं ऐसे। और जो बेस टैग लगता है वो एक ही लगा सकते हैं हम, मल्टीपल नहीं लगा सकते। यस सर। यस सर। इसलिए बेहतर यही है कि इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करो और उसमें से पास करते चले जाओ लिंक को। लिंक एलिमेंट क्या करता है? लिंक एलिमेंट क्या करता है? अलग अलग तरीके की फाइल्स को, मोस्टली CSS कह सकते हैं, उनको लिंक करवाता है हमारे करंट HTML पेज से। मैंने लिंक पास कर दिया। अब मैंने एक लिख देता हूँ main.css, ये वाली फाइल ले ली मैंने। और मैंने क्या किया, ये वाला जो था ना मेरा कंटेंट, इसी को कॉपी कर लिया। CSS का ही तो कोड था। यस सर। इसको कॉपी कर लिया, कट कर यस लिया, सर। और मैंने यहाँ पर एक CSS की फाइल बना ली। न्यू फाइल main.css, एंटर प्रेस किया। ये यहाँ पर हमने कोड पेस्ट कर दिया। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर।
ये अभी वही आ रहा है, इसे डिलीट करो पहले तो। H1 लिया हमने, अबाउट लॉरेम, और पैराग्राफ ले लिया हमने यहाँ पर लॉरेम 100, टैब प्रेस किया, सेव किया, वही आ गया, ये देख लो जो हमारा यहाँ पर था। अब अगर मैंने यहाँ पर देख लेना मेन डॉट सी गलत किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर कह देगा रिफ्यूज टू अप्लाई स्टाइल, और कोई 404 वाला कुछ एरर दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, यस यस सर। हम्म। अब लिंक टैग में एक पर्पस और होता है लिंक का। लिंक क्या करेगा हमारा, फैब आइकन, जो वेबसाइट पे आइकन लगता है ना यहाँ पर, ये ऊपर जो आता है, इसको लगाने के लिए और यूज में आता है। तो मैं यहाँ पर href में उस इमेज या आइकन का नाम पास कर दूंगा जो कि मैं वहां पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब इमेजेस फोल्डर के अंदर जो a.jpg उसका मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पर ये देख लो शो होने लग गई, वो शो होने लग गई। यस सर। हेड के बाद आता है हमारा मेटा एलिमेंट, सबसे यूजफुल एलिमेंट वेब पेज का। द यस सर, मेटा एलिमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटा एलिमेंट के थ्रू हम अपने वेब पेज की और सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम कह सकते हैं पेज का डिस्क्रिप्शन, या पेज पे जो कीवर्ड होते हैं, या फिर और भी सारी चीजें होती हैं, उनको यूज करते हैं, मतलब या फिर उनको ऐड कर देते हैं। मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग वेबसाइट SEO। मेटा डेटा हमारे वेब पेज पे नहीं डिस्प्ले होता है, पर इसके मदद से हमारे वेबसाइट का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जब भी मैंने गूगल ओपन किया, मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, हेलो डाला या हेलो वर्ल्ड डाला, तो यस उससे सर, रिलेटेड मेरे पास सबसे पहले जो सजेशन आएगा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ही आता है। और उस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले मेरी ऊपर वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, वो आएगी SEO की रैंकिंग की वजह से। ठीक है, यस सर, यस सर। ये रैंकिंग गूगल की एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, और इन्हें सेट करने के लिए कोई SEO एक्सपर्ट यूज करता है, मतलब इन्हें एक SEO एक्सपर्ट ही काम करता है इसके लिए। ठीक है ना। यस सर, Meta elements are typically used to specify page descriptions, keyword, author of the document, last modified and other metadata। मेटा एलिमेंट्स में हम पेज के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसका कीवर्ड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट के ऑथर को भी लिख सकते हैं हम, और जो लास्ट मॉडिफाइड यानी कि पेज आपका लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मेटा एलिमेंट्स में पास करते हैं। द मेटा डेटा कैन बी यूज्ड बाय ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज, सर्च इंजन्स और अदर वेब सर्विसेज। मेटा डेटा हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउजर्स है वो वेब पेज को किस तरह से, मतलब कह सकते हो, या तो किस तरह से वो डिस्प्ले करवाए, सर्च इंजन को कैसे डिस्प्ले करवाए। ठीक है ना। यस सर। समझ में आया लास्ट पॉइंट तुम्हारे? यस सर। क्या था बताना। सर किस तरह से ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं हाँ, डेटा को? किस तरह से ब्राउजर पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने डेटा को, नहीं मेटा डेटा को। हाँ सर, मेटा डेटा को। गलत है पॉइंट। अभी मैंने ये पॉइंट बताया था ना, मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज। ठीक है ना, मेटा डेटा वेब पेज पे नहीं डिस्प्ले होता है, लेकिन मेटा डेटा की मदद से जो ब्राउजर होता है वो हमारे वेब पेज को फॉर्मेट करता है। ठीक है ना। ओके। और यस उसमें हमारा डिस्क्रिप्शन भी होता है और कीवर्ड्स भी होते हैं, जिनकी मदद से सर्च इंजन जो होता है हमारे वेब पेज को, मतलब ब्राउजर जो होता है वो हमारे वेब पेज को सर्च करता है। यस सर। अब मेटा डेटा को कैसे लिखते हैं, देखो ये दोनों तो लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे। कैर सेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर सेट, और जो वेब में कैरेक्टर सेट चलता है वो इस समय चल रहा है UTF-8। जैसे तुम विंडोज में आस्का यूज करते हो, आस्काई वैल्यू, यस सर। आस्काई वैल्यूज यूज करते हो, उसके बेसिस पे विंडोज रीड करता है कि हाँ ये A है, यहाँ ये B है, C है, D है। उसी यस तरीके सर। से ये UTF-8 के बेसिस पे हमारे वेब पेज के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो रीड किए जाते हैं। ये UTF-8 ये नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया तो ये वेब पेज UTF-8 सपोर्टेड हो गया, नहीं। जो UTF-8 सपोर्टेड चीज होती है वो ब्राउजर में होती है और सर्वर में होती है। ठीक यस है, सर। यस सर। ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर ये मेटा डेटा ये बता रहा है
कि ये जो वेब पेज है इसको हमने UTF-8 में ही लिखा है, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो UTF-8 के अंदर ही आते हैं। ये यहाँ पर ये तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आता यस है मेटा नेम व्यू पोर्ट, उसके अंदर लिखा है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। देखो ये क्या है, ये जब भी हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पर वर्क करेंगे, मतलब CSS के थ्रू मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जब बनाएंगे, तब इस यस लाइन का सर। यूज आता है। इसको मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके लिए मुझे पूरा व्यू पोर्ट समझाना पड़ेगा और ये डिवाइस विड्थ और ये इनिशियल स्केल क्या है ये भी बताना पड़ेगा। बट अभी ये यस जान सर। लो कि जब हम मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स को बनाते हैं तब हम इस वाले मेटा का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेटा में क्या आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, जैसे ये वेब पेज है, कुछ भी सोच लो तुमने ये वेब पेज या ये वेबसाइट जो बनाई है, मैंने मान लो कि ये वेबसाइट बनाई है ट्यूटोरियल्स के लिए। दिस यस सर वेबसाइट इज रिलेटेड रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टू ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। ये मैंने यस पास सर कर दिया। पर इसे लिखने की ट्रिक होती है, देखो क्या होती है ट्रिक इसको लिखने की, कि आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ठीक हाँ है ना, सर जो भी हाँ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उसमें पहली बात तो ये 100 वर्ड्स का होना चाहिए, यस सर। 100 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर ज्यादा का यस हो गया तो क्या होगा? ज्यादा का होगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो रैंकिंग होगी उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है ना। ओके। और सर ज्यादा का हो गया तो तुम्हें जब तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो कुछ दिखा देता ना डॉट 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 करके यस सर। डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पर, जैसे मैंने दिया हेलो वर्ल्ड सर्च कर दिया मैंने, तो ये जो आ रहा है ना, ये डॉट 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 आ रहा है, इस तरीके से दिखाने लग जाएगा। और जब तुम अपने वेब पेज की एसईओ चेक करोगे तो वो कहेगा कि आपने डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा बड़ा लिख रखा है। अब जैसे ये विकीपीडिया में आ रहा है, लेकिन विकीपीडिया में और भी काफी सारी एल्गोरिथम्स लग रही है जिस वजह से ये ऊपर आ रही है। यस सर। ये अकेला फैक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे 100 वर्ड्स का ही लिखो। दूसरी चीज, जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो उसमें वो वर्ड्स बार बार आना चाहिए जो कि इस वेब पेज पे हो। जैसे मान लो कि आपने लॉरेम लिखा हुआ है तो लॉरेम बार बार इस डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, जिस वजह से क्या होता है, कैचअप होने में वेबसाइट बहुत ही आसानी हो जाती है। क्लियर। यस सर। यस सर। यस ये दो चीजें हैं जो एसईओ में वर्क करती हैं, और इस तरीके से एसईओ दो तरीके होता है। एसईओ में 3 फेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ऑनलाइन एसईओ सॉरी एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है बैकलिंक। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से एसईओ इंप्रूव होता है वेबसाइट का। तो जो अभी हम ये कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन और ये जो कीवर्ड और ये जो UTF-8 वगैरह ये सब लगा रहे हैं, ये क्या है, ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट जब बन रही होती है तब किया जाता है, और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तब किया जाता है जब वेबसाइट बन चुकी होती है और वो अपलोड हो चुकी होती है सर्वर पे, ठीक है। यस सर। यस सर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एसईओ तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो अलग है, वो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड फील्ड में आ जाता है, ठीक है ना। ओके बस मैंने अभी ये बता दिया है कि कभी कभी कंपनीज में क्या होता है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हमेशा होता है कि डिस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। मेटा, इसके बाद मेटा में क्या है, हमने कीवर्ड लिखना है, ठीक है ना। कीवर्ड्स, अब जैसे लॉरेम से है, लॉरेम कंटेंट, ठीक है, कॉमा लगा करके और भी कुछ लिख दिया। जैसे ये जो मैंने यहाँ पर सर्च किया ना हेलो वर्ल्ड, ये जो हेलो वर्ल्ड सर्च किया है ये क्या है, ये कीवर्ड है, यस और सर। इसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट खुल के आ रही है। तो ये भी यस आप सर पास कर दो। ये कम से कम 25 to 50 के करीब होता है, ऐसी ही कुछ रेशियो होता है इनका, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। इसके यस बाद सर। मेटा, मेटा में क्या होता है, रीडायरेक्ट। तुम्हारी वेबसाइट कितनी देर में रिफ्रेश हो जाएगी। अब यहाँ पर ये तो नेम नेम आ रहा था अभी तक, अब ये क्या आ गया, HTTP इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है, HTTP हेडर से रिलेटेड डेटा पास किया जाता है HTTP इक्विवेलेंट में। अभी मैंने रिफ्रेश पास कर दिया तो ये वेबसाइट रिफ्रेश होती रहेगी। इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसे अभी कट कर लेते हैं, फिर इसे उठाया यहाँ से, इसे कट कर लिया, सेव किया, और यहाँ पर मैंने दे दिया 5, सेव कर दिया। देखना ये 5 सेकंड्स बाद ये रिफ्रेश होगी, देखना हो रही है रिफ्रेश, यस सर देखना रीलोड होगी बार में।
ये फिर से रिफ्रेश हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड्स बाद रिफ्रेश हो और कहाँ चली जाए, गूगल पे चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर www.google.com लिख दूंगा, सेव कर देते हैं, ठीक है ना। 5 सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली गूगल पे चली गई। यस सर। रिफ्रेश हो जा, चली गई। यस सर। इंडेक्स abc.html, इसको डिलीट करो, चली गई अपने अभी। तो ये 5 सेकंड्स पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी गूगल पे। यस सर। इस वाले मेटा का ये काम होता है। एक ओके और सर। होता है मेटा UTF, वो तो हमने देख ही लिया। तो बाकी सारे तो समझ में आ गए। कॉम्पैक्ट वाला देख लो, ये कॉम्पैक्ट कंपैटिबल, मतलब तुम इस वाले मेटा टैग के थ्रू ये स्पेसिफाई कर देते हो कि हाँ ये वाला जो वेब पेज है ये इस इन ब्राउजर्स के साथ सपोर्टेड है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7। इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 ही क्यों लिखा है इधर, गूगल क्रोम क्यों नहीं लिखा है? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं VS कोड, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल क्रोम तो बनाया नहीं है, इसलिए वो गूगल क्रोम का तो प्रचार करेगा नहीं। तो उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 पास कर दिया है यहाँ पर। तुम चाहो तो तुम इसमें गूगल क्रोम भी पास कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो भाई ये चीजें होती है मेटा से रिलेटेड, जो कि बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ओके, ओके। यस सर। समझ में आया? आ गया सर। अब आता है कि स्क्रिप्ट एलिमेंट। स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट को अगर हमें अपने वेब पेज पे लिखना है, इनेबल करना है, या फिर कह सकते हो तुम कि हमें जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी अपने वेब पेज पे बनानी है, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स को वेब पेज पे बनाना है, जैसे स्लाइडर हो गया, कोई बटन हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग में हम जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावा जावा स्क्रिप्ट, सेव किया। जावा स्क्रिप्ट क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ये सब आ रहा है। अभी इसको बैक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये आ गया हेलो जावा स्क्रिप्ट, आ गया सर। आ गया। यस सर। इसको हम चाहें तो फाइल के साथ लिंक भी करा सकते हैं। उसके लिए हम स्क्रिप्ट में src एट्रीब्यूट लेते हैं और अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल का पाथ पास कर देते हैं। मैं main.js पास करता हूँ। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ VS कोड की। जैसे तुम्हारे पास कोई फाइल नहीं है और तुमने इस तरीके से फाइल लिख दी, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये जितनी भी फाइल्स मैंने लिंक करी हैं उन सबके नीचे अंडरलाइन आ रही है और सबके नीचे अंडरलाइन आएगी बाय डिफॉल्ट। तो अगर जैसे तुमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, तुम यहाँ पर जाकर के उस पर main.js नाम लिखोगे फिर क्रिएट करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करना, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल कीबोर्ड से, और इस माउस को इधर लेकर के जाओ। ये देखो व्हाइट कलर का हो गया, उसने क्या दे दिया, फॉलो लिंक। यस सर। पर क्लिक करोगे तो क्या कह देगा, अनेबल टू रीड फाइल। ये कह देगा क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्रिएट हो गई। यहीं क्रिएट हो जाएगी सर। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, हेलो स्टूडेंट्स दिस इज जावा स्क्रिप्ट, सेव किया हमने। अभी हमारा src से लिंक अप है तो इसलिए यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं। अभी क्यों नहीं आ रही, ओ मैंने ये वाली सेव नहीं करी थी, हेलो स्टूडेंट दिस इज जावास्क्रिप्ट, आ गया। यस सर। क्लियर हुआ? Yes, हेड sir. टैग Yes, के अंदर sir. जितने भी एलिमेंट थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए और ये इसी तरीके से यूज होते हैं। मोस्टली यूज होने वाले एलिमेंट मैं बता देता हूँ, टाइटल और स्टाइल, लिंक है, मेटा यूज तो होता है, मेटा तो सबसे ज्यादा यूज होता है, और स्क्रिप्ट। वैसे बेस को हटा करके बाकी सारे के सारे यूजफुल है, ठीक है। Yes, sir. अब क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रूल एंड मार्क्यू एलिमेंट। देखो हॉरिजॉन्टल रूल और मार्क्यू एलिमेंट कैसे वर्क करते हैं। बहुत है सर आज के लिए। बहुत है, पक्का? यस चलो सर। ठीक है, आज इतना पढ़ लो तुम। पर कल थोड़ी ज्यादा देर तक पढ़ाऊंगा, अब मेरे को HTML खत्म करनी है। मेरा HTML पढ़ाने का ज्यादा मन नहीं करता, पता है तुम्हें? सर अभी एक और फाइल रह गई सर ऊपर। हाँ मेरे को पता है, अरे मैं वो जानता हूँ, तुम इसके लिए घबराओ मत कि कोई चीज रह जाएगी, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुंच गया तो मैं पीछे का रहने दूंगा,
जो जो चीज रह गई है वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता दूंगा, यस सर। ठीक है ना। सर जैसे कि प्रोग्रामिंग हम सारी सीख जाएंगे तो सर HTML खाली स्ट्रक्चर के लिए ही तो यूज होगा बस। HTML स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, और तुम्हें अभी ये लग रहा है कि HTML हुआ है कुछ ऐसा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है HTML को यूज करना। HTML के मैं बता दूंगा कि ये टैग्स मोस्टली वेबसाइट में यूज होते हैं, वही वही यूज करना, इसके अलावा यस यूज सर। नहीं होते हैं। बाकी सारा काम जो होती है वो API, आगे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस होती है ना, वो यस API सर। वगैरह के थ्रू हैंडल होता है, बाकी सारा काम जो होता है यस सर। मोस्टली वेबसाइट्स में, ठीक है ना। यस यस सर। सर। तो इसलिए ये नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि हर एक चीज बनानी पड़ती है। देखो मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, हमें प्रोग्रामिंग क्यों आनी चाहिए। हमें प्रोग्रामिंग इसलिए आनी चाहिए कि कल को अगर हमें कंपनी में एडिटिंग करवा ली तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों यूज हो रही है। मोस्टली कंपनीज में कैसे काम होता है, देखो कलर लैब नाम से एक वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है ऐसी, तमाम वेबसाइट है खूब सारी, ठीक है ना। इस पर क्या है, यस सर। टेम्पलेट बने बनाए रखे हुए हैं, यहाँ से उठा करके एडिटिंग करवा देती है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के बजट पे। अगर कंपनी के पास महंगे प्रोजेक्ट के बजट आ रहे हैं, ठीक है, क्या करेगी, यस सर। खुद से एडिटिंग करवाएगी, प्योर कोडिंग करवाएगी डेवलपर से, तब जा करके देगी। लेकिन अगर उसके पास सस्ते मुस्ते प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चीप प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो क्या करेगी, यहाँ से फ्री थीम्स उठाई, एडिट करी और बेच दिया प्रोजेक्ट को यहाँ से। ये पहले से बने हुए हैं, रेस्पॉन्सिव भी हैं, इन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हो आराम से। बट क्या है कि इनमें अगर मान लो कि तुम्हें क्या है, जैसे मैंने दिखाया डेमो, ये अब जैसे वेबसाइट है, ये आ गया, ठीक है, ये यस पूरा सर। तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन अब उसने कहा, कंपनी वालों ने कह दी कि इसकी जगह हमें कलर दूसरा चाहिए, जो यूजर बैठा हुआ उसने कह दी कलर दूसरा चाहिए, या डिजाइन की जगह कुछ और लिखना है। तो इसके लिए तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए कि हाँ ये यस चीज सर। यहाँ पर है, तो सर्च करके मैं चेंज कर सकूँ। ये अगर मैं स्मॉल करूंगा तो देखो ये मोबाइल ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अगर हम इसे इंस्पेक्ट के थ्रू मोबाइल पे देख चेक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा मोबाइल का। और इसमें मेरे को जैसे गैलेक्सी S5 पे देखना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, गैलेक्सी S5 का आ गया। अब इसके बाहर जैसे फ्रेम दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक किया, शो डिवाइस फ्रेम दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। अभी जैसे आईफोन वगैरह का आएगा, यहाँ पर iPhone 5s ये आ गया। ये होती है मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट, दिख रही है। यस सर। ये जो चीज आ यस रही है सर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रही है। अब जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या हो गया। तो इन चीजों को अगर चेंज करवाना तो यूजर तो तुमसे चेंज करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्म भी यूज हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर किससे क्रिएट किया गया है, HTML के थ्रू। लेकिन इसका जो वो है स्टाइलिंग है वो CSS के थ्रू दी गई है, ये बटन का स्टाइलिंग CSS के थ्रू दी गई है, समझ में आया। आ गया सर। तो इसलिए CSS यूज होती है, और जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज होती है कि तुम्हारे पास स्लाइडर व्लाइडर है। जैसे अब ये है स्लाइडर, इसको स्लाइड किया, ये स्लाइड हो रहा है टच करने के यस बाद, सर। ठीक है, ये यस। स्लाइडर है। यस सर। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, देखो एक सॉफ्टवेयर है क्या, मोबी राइज। मोबी राइज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है ये, क्रिएट सम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट विद नो कोडिंग एंड फ्री। तो ऐसे भी टूल्स हैं, लेकिन क्या होता है जब एडिटिंग की बात आती है तो तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक यस है। सर। और यस भी सर। बहुत सारी और भी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं तुम्हें इतनी सारी वेबसाइट बता दूंगा ना कि उससे मोबाइल एप्लीकेशन भी बन जाएगी, तुम्हारी वेबसाइट भी बन जाएगी। ऐसे टूल बता दूंगा कि उससे तुम्हारी वेबसाइट भी बन जाएगी। बस क्या करना है तुम्हें, बस बैठे रहना। और ऐसी चीज भी बता दूंगा कि तुम्हारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो होते हैं ना, यस सर। वो भी इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम जिस तरीके बनाना चाहो। देखो जैसे एक वेबसाइट है थम केबल, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप मोबाइल ऐप बिल्डर। तुमने कभी सुना था ये ऐसी चीजें भी होती हैं? तो तुमने सुना होगा टूल्स के इतनी सारी कोडिंग करनी इतना पड़ती तो है। सर सुना था कि टूल्स की वजह से अब तो बहुत सारे टूल्स वगैरह आ गए हैं, उससे डिजाइनिंग वगैरह हो सकती है, हाँ, इतना सुना था बस। इवन इतना नहीं है, तुम्हारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, बैक एंड है, यस सर। उनके लिए भी टूल भरे पड़े हैं, बहुत सारे यस। टूल भरे पड़े हैं। तो और जो वो होती है, जैसे कोई वो सीख रहा है, उसे क्या कहते हैं, कोई नेटवर्किंग सीख रहा है, और कोई क्या कहते यस। हैं,
इसे कहते हैं डेटा साइंस वगैरह, इनसे रिलेटेड कोई चीज सीख रहा है तो इसके लिए भी इतने टूल पड़े हुए हैं तमाम कि आराम से बन जाती है वेबसाइट। जैसे जैसे ये है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ये तुम्हारा क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह की वेबसाइट बना देगा, वो पूरी एप्लीकेशन बना देगा, और iOS और एंड्रॉइड बिना प्रोग्रामिंग के। सर ठीक है, पाइथन के सॉफ्टवेयर बनाने तो PyQt। यस सर। चलो ठीक है, अब यस सर तुम कह रहे हो, तुम थक गए हो, परेशान हो गए हो ज्यादा, मुझे लग रहा है। सर क्लास है ना सर लगातार। अच्छा, अभी तुम फिर से क्लास पढ़ोगे? अरे सर 6 बजे तक शाम पढ़ेंगे। तक लेनी है अभी। अच्छा, अभी और क्लास लेनी है? और 6 क्या बजे तक। अच्छा भाई, इतना तुम लोग कैसे पढ़ ले रहे हो? सर अरे क्या करें, मजबूरी है सर। सब मजबूरी है सर। सब मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी तो सभी के साथ रहती है, अब भाई स्टूडेंटों के साथ तो कुछ ज्यादा ही रहती है, और इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें असाइनमेंट पूरे करने टाइम पे हैं। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। यस सर। आप लोग पढ़ो। यस। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।